गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों महेश, तो दोस्तों हमने आपको कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचारों को साझा कीजिएगा। और जो हमने आपसे पूछा था कि क्योंकि दैनिक जागरण पर ज़्यादातर क्या हो जा रहा है, कॉपीराइट का मामला आ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं सोच रहा हूँ कि तमाम उन हिंदी न्यूज़पेपर के जो संपादकीय हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है आप लोगों के लिए, तो क्या मैं अन्य न्यूज़पेपर का भी जो है संपादकीय बना सकता हूँ, जैसे हिंदुस्तान हुआ, नवभारत हुआ। तो इनमें क्या है कि बहुत उम्दा जो है कि कंटेंट होते हैं, तो उनके बारे में भी हम विचार विमर्श कर सकते हैं। पर किसी ने भी पर्टिकुलर एक की मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने भी इस पर किसी प्रकार की सहमति नहीं दी, न उन्होंने ज़रूरी समझा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इस विषय में। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संकट में श्रम बल। कोरोना की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में क्या है, जो बहुत बड़ा एक क्राइसिस आ गया है, संकट आ गया है, वो है श्रम को लेकर, जो श्रम बल है उसको लेकर। तो उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। और इसे लिखा है दोस्तों संजय ठाकुर जी ने। तो चलते हैं आगे। देखिए लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के लगभग 40 करोड़ कामगार गरीबी में और गरीबी में चले जाएंगे। हालांकि देश में इस समस्या के समाधान की क्षमता है, जैसा कि वर्ष 1998 के एशियाई आर्थिक संकट, वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और वर्ष 2016 की नोटबंदी के बाद शुरू हुई मंदी और अन्य विभिन्न अवसरों पर देखा भी गया है। ठीक है, जो थोड़े मोड़े जो रिसेशंस हैं, जो जीडीपी में थोड़ी गिरावट हुई है या ज़्यादा हुई है, उसके बारे में यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, उसको भी आप गौर करिएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उभरे संकट से पार पाने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। कामगारों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तत्काल राष्ट्रीय कामगार नीति बनाने पर विचार करने की ज़रूरत है। इस वक्त सरकार के समक्ष आर्थिक गतिविधियों को सामान्य बनाने, रोजगार सृजन और आजीविका सुरक्षा प्रदान करने जैसी चुनौतियां तो हैं ही, साथ सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा सहायता जैसे संकटों से निपटना है। यह विडंबना ही है कि आर्थिक उन्नति का आधार होते हुए भी कामगार उपेक्षित है। देश का सारा औद्योगिक विकास, कृषि, व्यापार और निर्माण कार्य श्रमिकों पर ही टिका है। लेकिन दुख की बात यह है कि देश के विकास का इतना महत्वपूर्ण अंग होते हुए भी श्रमिक वर्ग उपेक्षित ही नहीं, बल्कि बहुत कम मजदूरी पर काम करते हुए मुश्किल परिस्थितियों में जीवन यापन करने को मजबूर है। तो इस वास्तविकता को आप भी महसूस करते हैं, देखते भी हैं कि जो मजदूर है, जो वो श्रम लगाता है किसी कार्य को करने में, जो उसकी लागत बनती है, उस लागत को कोई भी, चाहे कंपनी हो चाहे ठेकेदार हो, ठीक है, कोई भी सही एक्चुअल में उपज नहीं देता। यहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ मनरेगा जैसी संस्था जो सरकारी है, वो तक नहीं देती है। तो ये लोग क्या देंगे? इसीलिए आज भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसे खरीदने में उसकी हालत इतनी तंगी हो जाती है कि वो आत्महत्या या फिर पलायन जैसी चीज़ों में विवश हो जाता है। सोचिए, इतना श्रम देने के बाद भी यदि हमारे देश में मजदूर और किसान उपेक्षित हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। ठीक है, और प्राथमिकता किसको देंगे? 10 मजदूर अभी देखिए हमारे देश में मर जाएं तो उनको प्राथमिकता नहीं मिलेगी। पर अगर कहीं जातिगत या धर्म के आधार पर कहीं कंट्रोवर्सीज हो जाएं, कोई बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उसके बाद तमाम तरह के जो मीडिया चैनल हैं उनको दिखाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पर टीआरपी मिलने वाला। हमारे देश का जो नवयुवक है, देश के जो जागरूक लोग हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो ऐसे मुद्दों को ही देखना पसंद करते हैं जहाँ पे कंट्रोवर्सीज होती हैं। वो किसी के दुख को महसूस करना नहीं चाहते हैं। यदि यही स्थिति रही तो आगे बहुत बड़ा संकट होगा। देश को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रिम पंक्ति में लाने में इन कामगारों का बड़ा योगदान है। इसलिए उद्योग जगत की रीढ़ माने जाने वाले श्रमिक तबके के हितों की रक्षा करना सरकार, प्रशासन और समाज का दायित्व हो जाता है। कामगारों की बहुत बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र के कामगारों की है, जिसमें देश के 90% से ज़्यादा कामगार आते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में लगभग आधी हिस्सेदारी इसी असंगठित क्षेत्र की है। गैर कृषि क्षेत्र में लगभग 26 करोड़ कामगार हैं। सेवाओं, विनिर्माण और गैर विनिर्माण क्षेत्रों में अनौपचारिक कामगारों की संख्या लगभग 21 करोड़ 70 लाख है।
बिजली, पानी, गैस, निर्माण और खनन के क्षेत्र में लगभग 5,90,00,000 कामगार हैं। विनिर्माण क्षेत्र 5,64,00,000 कामगारों को रोजगार देता है। इनमें से कपड़ा और परिधान क्षेत्र में लगभग 1,80,00,000 कामगार आते हैं। खुदरा व्यापार में 3,70,00,000 से ज़्यादा कामगारों को रोजगार मिला है। पुष्प उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 करोड़ कामगारों को रोजगार देता है। देश के सभी कामगारों में से आधे से ज़्यादा बिना अनुबंध के ही काम करते हैं, मतलब जो कहीं भी रजिस्टर्ड न है। इसके अलावा सफाई कर्मचारी, खेतिहर मजदूर, बढ़ई, लोहार, दर्जी, पशुपालक, रिक्शा चालक आदि कुछ ऐसे कामगार हैं जिनके बिना सामाजिक निर्वहन मुश्किल है। सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा उद्योग, चीनी उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग जैसे बड़े क्षेत्र इन्हीं कामगारों पर निर्भर हैं। आप देख सकते हैं ये जितने बड़े भी उद्योग हैं, डिपार्टमेंट हैं, इनको पूरी तरह से संचालित करने के लिए श्रम बल की आवश्यकता होती है। पर दोस्तों, जब ऐसे में श्रम बल को ही उपेक्षित किया जाएगा, उन्हें दुत्कारा जाएगा, उन्हें सही मूल्य नहीं दिया जाएगा, तो स्थितियाँ कितनी नाजुक हो सकती हैं, आप इस चीज़ को गहराई से पता कर सकते हैं। काम की खोज में कामगारों का गांव से नगरों और महानगरों की ओर पलायन होता रहा है। अगर बड़े उद्योगों का देश के ग्रामीण इलाकों में भी विस्तार होता तो काम की तलाश में लोगों को महानगरों की ओर नहीं भागना पड़ता। गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने, ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर सुधारने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रयास हुए हों, ऐसा नहीं आता। गांव में आय का सबसे बड़ा साधन कृषि है, लेकिन यह क्षेत्र हमेशा उपेक्षित रहा। यही कारण रहा है कि किसान और गांव की हालत में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। मैं आपसे एक चीज़ बार बार कहता हूं, जो लोग किसानों की आय को दुगना करने की बात करते हैं, ये हर साल, मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना तब से इस तरह की चीज़ें देख रहा हूँ कि क्रांतिकारी विकास, क्रांतिकारी कदम उठाया जाएगा किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, और आज तक मैं देख रहा हूँ। और स्पेशली बीजेपी पे थोड़ा बिलीव था कि हो सकता है बंदा करेगा, पर जैसी स्थितियाँ सामने आई फिर 2022 में होगा। अब 2022 में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि देखिए जब हम लोग हैं, किसी भी सरकार को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ तभी कर सकते हैं जब हम उस लायक हैं। मैं उस चीज़ को समझने योग्य हुआ हूँ। अब कांग्रेस के समय में मैं था, पर मैं उस योग्य नहीं था मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकूं, क्योंकि मैं उतनी गहराई से उनकी नीतियों को नहीं जानता था, उनकी परियोजनाओं को नहीं जानता था। ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिन मुद्दों के मुझे पूरी तरह से ज्ञान नहीं था। तो देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति के मात्र एक पक्ष को जानेंगे, अच्छाई को, तो आप उसकी बुराई कभी नहीं कर पाएंगे। पर जब आप तहकीकात करेंगे, पता करेंगे कि नहीं इस व्यक्ति के अंदर अवगुण भी हैं, तब जाकर आप किसी का क्रिटिसाइज़ करेंगे ना। तो वही चीज़ें हैं। कुछ लोग कह देते हैं भैया बीजेपी के हो, क्या नाम है, कोई दुबे करके हैं, तो आपकी मानसिकता जितनी है सही है, आप भी अपनी जगह सही हो सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप अपने विचारों के साथ। किसानों को दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात व आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर होना पड़ता है। यह क्रम वर्षों से चल रहा है। क्या मुझे आप बताइए, उत्तर प्रदेश, बिहार इतना बड़ा व्यापक क्षेत्रफल में इतना अच्छा राज्य है, और यहाँ पे श्रम और किसानों की यदि ऊर्जा की यदि हम बात करें ना, तो किसी राज्य में इतना नहीं होगा, ठीक है। पर दोस्तों, इन्हीं राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, कभी भी वो इस बात की प्राथमिकता नहीं दी कि कंपनी डाल दिया जाए, कोई यहाँ पे कारोबार डाल दिया जाए, जिससे यहाँ के मज़दूरों को, किसानों को पलायन होकर अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में ना जाना पड़े। इस तरह की सोच कोई नहीं रखा, और यही कारण है कि दोस्तों आज हमारे सामने इतना बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। वर्तमान समय में देश में करोड़ों कामगार संकट में हैं। कामगारों के संबंध में देश की कोई भी सशक्त नीति नहीं होने की वजह से इनके पास कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा जैसी सुविधा न होने से आय के साधन छिन जाने पर इनके पास जीवन यापन का कोई विकल्प ही नहीं बचता, और ये पूरी तरह सुरक्षा की स्थिति में आ जाते हैं। हम हैं, आप हैं, चलिए हो सकता है कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बैकअप है, जो कुछ परिवार ऐसे हैं भी दोस्तों जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, वही है ना, डेली कुआं खोदना, डेली पानी पीना। अब ऐसे में जब लॉकडाउन हुआ तो ज़्यादातर चीज़ें उनकी छीन सी गई। हाँ, हालांकि जिनके पास जनधन योजना अकाउंट था, मनरेगा का
कार्ड था, उनके अकाउंट में पैसा दिया गया, पर आप ईमानदारी से बताइएगा क्या उतना पैसा पर्याप्त है? और तमाम तरह के वादे किए गए थे सरकार के द्वारा एमएसएमई को कि आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, सबको लोन दिया जाएगा, ये किया जाएगा। किसको लोन मिला है? जाइए आप एक दिन बैंक में पता करिए ना, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप मॉर्गेज में क्या रख रहे हैं? पहली प्रायोरिटी जो होगी उनकी कि आप मॉर्गेज में क्या रखेंगे, वो भी कॉमर्शियल लैंड होनी चाहिए, उसकी उस प्रॉपर्टी की जो रकम होनी चाहिए उससे दुगनी होनी चाहिए जो आप मांग रहे हैं। फिर यहाँ वो बनवाइए, वो करिए, मतलब तमाम तरह के चीज़ें हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि वर्तमान समय में करोड़ों कामगारों पर सीधा संकट है, जिससे इनके सामने अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखो तो करोड़ों ऐसे कामगार हैं जिनका रोजगार छिन गया है और वे अपने गांव की ओर पलायन करने को मजबूर हुए हैं। ये कामगार रोजगार की तलाश में कभी अपने गांव से नगरों और महानगरों की ओर पलायन करने को मजबूर हुए थे, लेकिन मौजूदा हालत ने इन्हें घर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। सोचिए, अचानक एक बड़ी संख्या में जिस तरह से लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन कर गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकट है। अब गांव स्तर पे जो फैसिलिटीज़ हैं किसी से छिपी नहीं है, कितनी उम्दा है और कितनी ज़रूरत की चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। ऐसे में यदि राज्य सरकारें चाहें तो वही कुछ कर सकती हैं। वो प्राथमिकता देना, खाली कहने से कुछ नहीं होता है, उसे धरातल पे भी आप इम्प्लीमेंट करिए, लगाइए। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि बाबू हैं, अधिकारी, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेंगे। तो ये स्थितियाँ अगर पैदा होंगी तो हमारा देश, जब परिवार मजबूत नहीं होगा तो देश क्या मजबूत होगा? भैया अगर 2 वक्त की खाना नहीं देंगे ना तो ये जो राष्ट्रीयता है ना, ये भी कहीं खूंटी पे टंगी रहेगी। समझ रहे हैं? क्योंकि एक जो मजबूर आदमी है, जो गरीब है, जब उनके सामने उनके बच्चे दम तोड़ते हैं खाने के लिए ना, तो उनसे जाके पूछिए उनकी स्थिति क्या होती है। समझ रहे हैं? वही मैं बता रहा हूँ, गोरखपुर में वो स्थिति हुई थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से 60-70 बच्चे मर गए। क्यों भैया? क्योंकि वो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे थे। इसलिए कोई अमीर आदमी का बच्चा होता तब तक सरकार गिर गई होती। तो इस तरह की गलतियां कब तक करेंगे? क्या गरीबों और मजदूरों की जान नहीं है कि 15-16 लोग मर गए, उनके ऊपर से मालगाड़ी गुजर जा रही है, तो कोई दम तोड़ दे रहा है, पानी की वजह से मर जा रहा है? क्या है? कामगारों का यह संकट यही तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके लिए आने वाले दिन और भी मुश्किलों भरे हो सकते हैं। घटती मांग और आपूर्ति की कमी के कारण विकास दर पर बड़ा बुरा प्रभाव रोजगार सृजन को मुश्किल बनाने के साथ साथ वर्तमान समय में काम कर रहे कामगारों के रोजगार को भी प्रभावित करेगा। ये गैर पंजीकृत छोटे व्यवसायों, पंजीकृत छोटी कंपनियों में काम करने वाले ऐसे कामगार हैं जिनके पास लिखित अनुबंध तक नहीं है। जिन बड़े व्यवसायों और बड़ी कंपनियों में काम कर रहे कामगारों के पास लिखित अनुबंध है, उनमें भी 5 करोड़ से ज़्यादा कामगार ऐसे हैं जिनके पास 1 वर्ष से भी कम अवधि का अनुबंध है। इसके अलावा दैनिक वेतन भोगी भी प्रभावित होंगे, जो आर्थिक संकट के नाम पर छटनी का शिकार हो रहे हैं। इस तरह यह महामारी नौकरियों के संकट को बढ़ाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में उद्योगों पर पड़ा बुरा प्रभाव सीधे तौर पर कामगारों से जुड़ा है। आधे से ज़्यादा उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। अगर ये बंद होती हैं तो बहुत सी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। जानते हैं, कुछ लोगों से मैं जब बात किया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी क्या करती है ना, कोई भी फैसला इंस्टेंट ले लेती है, तुरंत इम्प्लीमेंट कर देती है। मैं सही है, चलिए, पर कुछ विषय ऐसे होते हैं ना जिन पे यदि आप तुरंत एक्शन लेते हैं तो उसका प्रभाव अराजकता को समाज में जन्म देता है। सबसे पहले उसके लिए एक विकल्प तलाशिए कि यदि इस प्रकार की अराजकता पैदा होती है तो एक विकल्प हमारे पास मौजूद है। यही विकल्प था, यही अराजकता फैली थी स्लॉटर हाउस के मामले में। जैसे इनकी सरकार बनी, स्लॉटर हाउस जो बूचड़खाने तुरंत तत्काल दूसरे दिन बंद करवा दिए। उसके बाद तमाम तरह के लोग थे जो रोज़गार के लिए भटकने लगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ इंसान की बात हो रही है, उसके रोज़गार की बात हो रही है, उसके पेट की बात हो रही है। ईश्वर न करे कि कभी आपको 2 जून रोटी के लिए तरसना पड़े, तब आपको अहमियत पता चलेगी कि कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो करोड़ों का खाना फेंक देते हैं शादी विवाह में, और कुछ लोग ऐसे भी हैं 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा दिन श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर मिलता है। तो
उस चीज़ को आप लोग समझिए। एक मोटे अनुमान के मुताबिक 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां प्रभावित होने का खतरा भारतीय उद्योग जगत पर मंडरा रहा है। खाद्य उत्पाद, कपड़ा, धातु, रबड़, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट और पूंजीगत सामान के विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 9 करोड़ नौकरियों को कम किया जा सकता है। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स उद्योग में भी 1 लाख, विमानन उद्योग में लगभग 6 लाख नौकरियां खतरे में हैं। कामगारों की दशा सुधारने, रोजगार सुनिश्चित करने, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करने की ज़रूरत है। कामगारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा सकती है। हालांकि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला तो रही हैं, पर वे वक्त की ज़रूरत पर कारगर साबित नहीं हो रही। मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आरंभिक चरण में इस कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार निश्चित रूप से आया था। इसमें भी बहुत ज़्यादा घपला हुआ था। हमारे गांव के कुछ लड़के थे जो कभी काम करने नहीं जाते थे, पर उनका रजिस्टर्ड में नाम प्रेजेंट होता था। उसके बाद उनके खाते में जब या प्रधान के माध्यम से पैसा आता था तो आपस में दोनों बांट लेते थे। सोचिए, इस तरह की मानसिकता जब रहेगी तो क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से कामगारों के पलायन में भी भारी कमी आई थी। आज ज़रूरत है इस योजना को और प्रभावकारी तरीके से लागू करने की, ताकि बड़ी संख्या में खाली बैठे लोगों को रोजगार मिल सके। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाल ही में कामगारों के पलायन और उनकी दशा पर चिंता जताई है। वर्तमान परिस्थितियों से उपजे इस संकट को व्यवस्था के ढांचे की कमजोरियों के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर वक्त रहते राष्ट्रीय कामगार नीति बनी होती तो प्रवासी कामगारों को आज बड़े संकट से बचाया जा सकता था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।